हेलो एवरीवन, नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने टीसीपी/आईपी लेयर्ड मॉडल को बहुत अच्छे से कवर किया था। आपको याद होगा कि हमारे टीसीपी/आईपी मॉडल में अलग अलग लेयर्स होती थी, जैसे एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, लिंक लेयर। आज हम सीधे इंटरनेट लेयर के सबसे जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, जो है IPv4 हेडर। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझिए। जब आप अमेजन से कोई सामान मंगाते हैं तो कुरियर के डिब्बे के ऊपर एक शिपिंग लेबल लगा होता है। उस लेबल पर लिखा रहता है कि सामान कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जाएगा और उसका वजन कितना है। ठीक वैसे ही जब इंटरनेट लेयर पर डाटा पैकेट ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर भी एक लेबल लगता है, जिसे हम IP हेडर कहते हैं। आज हम इसी हेडर के एक एक हिस्से को बारीकी से समझेंगे। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से 3 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे IPv4 हेडर फॉर्मेट दिखता कैसा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेडर के अंदर जितने भी अलग अलग फील्ड होते हैं उनका काम क्या होता है। और लास्ट में आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए हम एक मजेदार क्विज सोल्व करेंगे। दोस्तों, यह जो स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे हैं, यही है IPv4 हेडर का पूरा फॉर्मेट। यह दिखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही सिस्टमेटिक है। इस पूरे टेबल की चौड़ाई 32 बिट्स है, यानी 0 से लेकर 31 तक। इसका मतलब यह है कि इसमें डाटा की हर एक लाइन 32 बिट्स यानी 4 बाइट के ब्लॉक में बटी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वर्जन है, फिर IHL, उसके बाद DHCP, उसके बाद ECN, नेक्स्ट टोटल लेंथ, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट आते हैं। फिर हमारे पास TTL प्रोटोकॉल और हेडर चेकसम है, और सबसे जरूरी चीज है सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। इस पार्ट को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका डाटा है जो कि लेयर 5 के ऊपर है। जैसे ही आपका डाटा लेयर 4 के ऊपर आया, हमने इसको बोल दिया सेगमेंट। जैसे ये लेयर 3 के ऊपर आया, हमने इसको बोल दिया पैकेट। जैसे ही आपका डाटा लेयर 2 के ऊपर आया, हमने इसको बोल दिया फ्रेम। आज हमारा पूरा फोकस इस बॉक्स के ऊपर है, यानी लेयर 3 हेडर। चलिए अब हेडर के एक एक फील्ड को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है वर्जन फील्ड। इसकी लेंथ 4 बिट्स की होती है। इसका काम रिसीवर डिवाइस को यह बताना है कि यह पैकेट IPv4 का है या किसी और वर्जन का, जैसे IPv6। अगर रिसीवर को पता ही नहीं होगा कि वर्जन कौन सा है तो वह पैकेट को ठीक से रीड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट फील्ड है IHL फील्ड। IHL मींस इंटरनेट हेडर लेंथ। इसकी लेंथ भी 4 बाइट्स की होती है। इसका पर्पज क्या होता है? यह रिसीवर को बताता है कि हमारे हेडर की कुल लंबाई कितनी है। यह लंबाई बाइट्स में नहीं बल्कि 32 बिट वर्ड्स के रूप में नापी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिसीवर को पता चल सके कि हेडर कहाँ खत्म हो रहा है और एक्चुअल डाटा यानी आपका पेलोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये 32 बिट वर्ड्स या फिर ब्लॉक का क्या मतलब है। चलिए इसे बहुत ही आसान कैलकुलेशन से समझते हैं। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट, यानी या तो 0 या फिर 1। जब हम कई बिट्स को मिलाकर CPU के प्रोसेस करने के लिए ग्रुप बनाते हैं तो उसे वर्ड कहते हैं, यानी 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट्स। 32 बिट्स को अगर हम बाइट में चेंज करेंगे तो कितनी आएंगे हमारे पास? 4 बाइट्स। तो हमारा कोर रूल यह है कि IHL फील्ड में हेडर की कुल बाइट्स नहीं गिनता है, बल्कि यह गिनता है कि हेडर में 32 बिट्स की कितने ब्लॉक्स मौजूद हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखो। IHL फील्ड की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है। ये कैलकुलेशन कहाँ से आ रही है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा आपको। पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि IHL फील्ड की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, तो ये 5 वैल्यू आती कैसे है? चलो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं एक बार। ये सभी आपके हेडर की फील्ड है, उनके सामने उनकी लेंथ लिखी है। मतलब वर्जन प्लस IHL की लेंथ है 8 बिट्स, ऐसी प्रोटोकॉल की लेंथ है 8 बिट्स, आइडेंटिफिकेशन फील्ड की लेंथ है 16 बिट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका वर्जन फील्ड है। ये कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3 तक। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4। आपका IHL फील्ड है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 से लेके 7 तक। इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4। मैंने टेबल पे जो आपको फील्ड बताई है उसमें आपकी ऑप्शन फील्ड शामिल नहीं है। ये शामिल क्यों नहीं है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम अपने आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट आपका बच जाता है ऑप्शन फील्ड को छोड़कर, इसको हम बोलते हैं बेसिक हेडर। तो ये सभी बेसिक हेडर की फील्ड हैं और ये है इनकी यहाँ पे लेंथ। तो जब मैं इनकी लेंथ को टोटल काउंट करूंगा तो ये आएगी मेरे पास 160 बिट्स। मैंने आपको बताया कि जो आपका IHL फील्ड है ये टोटल लेंथ को 32 बिट वर्ड्स के अंदर नापता है। मींस 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट्स होती हैं। इसका मतलब अगर मैं 160 बिट्स को 32 बिट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितने वर्ड आ जाएंगे? टोटल 5 वर्ड, क्योंकि 32 बिट्स के लिए मेरे पास क्या होता है? 1 वर्ड होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए? टोटल 5 वर्ड्स। अब मैं यहाँ पे 32 बिट्स को 4 बाइट लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। इसका मतलब आपका 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका? इसका मतलब बेसिक हेडर की टोटल लेंथ कितनी हो गई आपके पास? 20 बाइट्स। अभी आपको IHL फील्ड का मिनिमम वैल्यू ब्रेकडाउन समझ में आ गया। जब मैं ये बोलता हूँ कि मिनिमम वैल्यू 5 है, इसका मतलब है 32 बिट्स की मेरे पास टोटल 5 ब्लॉक है। अगर एक ब्लॉक मेरे पास 32 बिट का है, इसका मतलब 5 ब्लॉक
लोग कितने के हो जाएंगे 160 बिट। 160 बिट इज इक्वल टू 20 बाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। मैंने आपको बताया था कि IHL की मैक्सिमम वैल्यू होती है 15। अब ये कहां से आती है उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। पिछली स्लाइड की टेबल में हमने देखा कि IHL फील्ड की लेंथ कितनी होती है 4 बिट। ये 4 बिट्स मैक्सिमम क्या नंबर ले सकती हैं 1 1 1 और 1। अगर मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 15, यानी टोटल 15 वर्ड्स। अब 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट, तो 15 वर्ड इज इक्वल टू 60 बाइट। तो इसका मतलब हमारे हेडर की मिनिमम लेंथ कितनी हो गई 20 बाइट और मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई 60 बाइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन फील्ड क्या है। जैसा कि हमने अभी देखा, यह एक वेरिएबल फील्ड है 0 से 40 बाइट्स की, जिसका इस्तेमाल कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे रिकॉर्ड रूट या टाइम स्टैम्प के लिए किया जाता है। आमतौर पर नॉर्मल पैकेट्स में इसकी जरूरत नहीं होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझो। आपका जो IHL फील्ड है वो क्या बताता है लेंथ ऑफ हेडर। मैंने पढ़ा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 हो सकती है और इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 15 हो सकती है। 5 मतलब 20 बाइट और 15 का मतलब 60 बाइट। ये 60 बाइट कब बना जब इसके अंदर ऑप्शन फील्ड ऐड हो गई, और जो बेसिक हेडर की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास टोटल 20 बाइट। जब ऑप्शन ऐड हो गया उसके अंदर तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 बाइट। इसका मतलब ऑप्शन की कितनी वैल्यू है 0 से लेके 40 बाइट तक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। इसके बाद आता है आपका DSCP फील्ड। DSCP का मतलब होता है डिफरेंशिएट सर्विस कोड पॉइंट। इसका मेन पर्पज क्या होता है, इसका मुख्य काम है नेटवर्क ट्रैफिक को क्लासिफाई करना और उन्हें QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी प्राथमिकता, मतलब किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। जब नेटवर्क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो राउटर्स और स्विचेस इस DSCP वैल्यू को पढ़कर यह तय करते हैं कि किस पैकेट को सबसे पहले आगे भेजना है। इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप कोई ऐतिहासिक चीज को देखने के लिए जा रहे हैं, तो जिसके पास VIP पास होता है उसे लाइन में खड़े बिना सीधे एंट्री मिल जाती है। DSCP भी पैकेट के लिए VIP पास की तरह काम करता है। नेटवर्क पर हमारी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले वॉइस, उसके बाद में वीडियो और लास्ट में आपका वेब ब्राउजिंग। वॉइस पैकेट की वैल्यू 46 होती है ताकि आपकी कॉल के दौरान आवाज ना कटे भले ही इंटरनेट धीमा हो। इसका पूरा फ्लो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले पैकेट आता है, राउटर DSCP वैल्यू पढ़ता है, मैपिंग टेबल चेक करता है और हाई प्रायोरिटी वाले पैकेट को सबसे पहले कतार में आगे खड़ा कर देता है। नेक्स्ट फील्ड है ECN मींस एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। इसे समझने से पहले जानते हैं कि नेटवर्क कंजेशन क्या होता है। जब सड़क पर क्षमता से ज्यादा गाड़ियां आ जाती हैं तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। ठीक वैसे ही जब नेटवर्क में कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट आ जाते हैं तो पैकेट लॉस होने लगते हैं। पुराने समय में राउटर ट्रैफिक कम करने के लिए पैकेट्स को डिलीट कर देते थे, लेकिन ECN का मुख्य उद्देश्य है कि पैकेट को बिना डिलीट किए एंड पॉइंट को अलर्ट करना। इसके लिए टेबल में 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। 00 यानी डिवाइस ECN सपोर्ट नहीं करता है, 01 या 10 यानी डिवाइस ECN कैपेबल है, 11 यानी CE कंजेशन एक्सपीरियंस, राउटर बताता है कि जाम लग चुका है। ध्यान रखिए ECN फील्ड खुद जाम को डिटेक्ट नहीं करता है, राउटर अपनी बफर मेमोरी को देखकर इसे पहचानते हैं। इसका पूरा कम्युनिकेशन फ्लो 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले है सेंडर। सेंडर पैकेट भेजते समय उसमें 01 मार्क करता है, जिसका मतलब है मैं ECN सपोर्ट करता हूँ, जाम हो तो पैकेट मत गिराना, बस मार्क कर देना। ये काम होता है सेंडर का। नेक्स्ट इज राउटर। रास्ते में अगर राउटर का बफर भरने लगता है तो वह चुपके से उस वैल्यू को 01 से बदलकर 11 कर देता है। 11 मतलब कंजेशन एक्सपीरियंस, मतलब जाम लग चुका है। तो उसने क्या किया, 01 था उसको चेंज करके 11 कर दिया। नेक्स्ट देखो, जब यह पैकेट रिसीवर के पास पहुंचता है तो वह 11 मार्क देकर समझ जाता है कि रास्ते में जाम है। वह वापस भेजे जाने वाले एक्नॉलेजमेंट पैकेट में एक फ्लैग लगाकर सेंडर को इसकी जानकारी देता है। तो रिसीवर ने क्या किया, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया। अब लास्ट देखो सेंडर क्या करता है। सेंडर को जैसे ही यह खबर मिलती है वह अपनी डाटा भेजने की स्पीड को थोड़ा कम कर देता है ताकि नेटवर्क नॉर्मल हो सके। तो लास्ट में सेंडर ने क्या किया, अपनी स्पीड को स्लो कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल लेंथ फील्ड की। यह फील्ड हमें पूरे IP पैकेट की कंप्लीट साइज बताता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, हेडर साइज प्लस पेलोड साइज। हेडर की साइज कौन बताता है, हमें IHL फील्ड बताती है। इसकी इंपोर्टेंस क्या है, यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि रिसीवर को पता चल सके कि पैकेट कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। साथ ही अगर नेटवर्क में कोई पैकेट बीच में ही कट जाता है यानी बीच में ही गायब हो गया तो एरर चेकिंग के दौरान उसकी मदद से उसे पकड़ा जा सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज MTU एंड फ्रेगमेंटेशन। MTU मींस मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। सबसे पहले हम बात करते हैं MTU क्या है। कोई भी नेटवर्क एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने बाइट का पैकेट ट्रांसफर कर सकता है, उसे उसकी MTU लिमिट कहते हैं। जैसे इथरनेट स्टैंडर्ड का फ्रेम साइज है 1518 बाइट्स, यानी 14 बाइट्स हो गए आपके लेयर 2 हेडर और 4 बाइट्स निकल गए आपके FCS यानी ट्रेलर में से। तो आपका जो MTU बचा वो कितने बाइट का बचा,
1500 बाइट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। मान लीजिए एक पैकेट है जिसकी लेंथ है 1500 बाइट, वह किसी ऐसे नेटवर्क लिंक में घुस रहा है जिसकी एमटीयू क्षमता 576 बाइट्स है। अब पैकेट सीधे तो जा नहीं पाएगा, इसलिए राउटर उस बड़े पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझो। मान लीजिए आपके पास एक पैकेट आया जिसकी टोटल लेंथ थी 1500 बाइट, लेकिन ये जिस नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा है उसका एमटीयू है 576 बाइट्स। तो ये पूरा का पूरा पैकेट एक साथ तो नहीं घुस सकता इसके अंदर। तो राउटर क्या करेगा, इस 1500 बाइट के पैकेट को टुकड़ों में तोड़ देगा। अभी राउटर ने जो 1500 बाइट के पैकेट को टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको आगे ले जाकर जोड़ना भी तो है। उनको सही तरीके से जोड़ने के लिए हमारा हेडर 3 फील्ड्स का इस्तेमाल करता है। पहली फील्ड है आइडेंटिफिकेशन। यह हर पैकेट को एक यूनिक आईडी देता है। एक ही पैकेट के जितने भी टुकड़े होंगे उन सब की आईडी बिल्कुल सेम होगी, ताकि रिसीवर पहचान सके कि ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल ये 1500 बाइट था, राउटर ने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। मान लीजिए फर्स्ट की आईडी है ए, तो दूसरे की आईडी भी ए होगी और यहाँ पे तीसरे की आईडी भी ए होगी, ताकि जब ये सारे मिलकर रिसीवर के पास जाएं तो रिसीवर ये समझ सके ये सब एक ही पैकेट के हिस्से हैं। नंबर सेकंड आता है फ्लैग। यह कंट्रोल करता है कि फ्रेगमेंटेशन करना है या नहीं करना। मान लीजिए मेरे पास 110 बाइट का एक पैकेट है और एमटीयू का साइज है 50 बाइट, तो सबसे पहले राउटर इसको तोड़ेगा 50 बाइट में। अभी मेरे पास कितना बच गया, 60 बाइट मेरे पास बैलेंस में बच गया। दोबारा तोड़ेगा 50 बाइट में, अभी मेरे पास बैलेंस कितना बच गया, 10 बाइट बैलेंस बच गया। तो अभी इस 10 बाइट को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, ये कौन डिसाइड करता है, फ्लैग्स। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। यह बताता है कि उस टुकड़े का डाटा ओरिजिनल पैकेट में किस नंबर या किस पोजीशन पर था, ताकि रिसीवर उन्हें आगे पीछे न जोड़ दे। पिछले एग्जांपल में मैंने देखा कि राउटर ने 110 बाइट के पैकेट के 3 टुकड़े कर दिए। मान लीजिए ये है पहला टुकड़ा, ये है दूसरा और ये है तीसरा। ये आपका 50 बाइट का है, ये आपका 50 बाइट का है और ये आपका 10 बाइट का है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट ये मेक श्योर करता है कि ये सभी टुकड़े 1 to 3 की लाइन में जुड़े। कहीं ऐसा ना हो कि पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, या पहले 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फ्लैग के 3 बिट्स को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बिट 0। यह हमेशा रिजर्व रहता है और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है बिट 1। बिट 1 मींस डोंट फ्रेगमेंट, उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ना है। लेकिन अगर वो एमटीयू से बड़ा आ गया तो पैकेट को डायरेक्ट ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट आता है बिट 2 मींस मोर फ्रेगमेंट्स। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि यह आखिरी टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे और भी टुकड़े आ रहे हैं। और अगर यह 0 है तो समझ जाइए कि यह आखिरी फ्रेगमेंट है। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दी गई हैं, जैसे DF = 0 और MF = 0। इसका मतलब है कि पैकेट एकदम अकेला है, इसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। आइए स्क्रीन पर दिए गए इस न्यूमेरिकल उदाहरण को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमारा ओरिजिनल पैकेट 1500 बाइट्स का है, जिसमें 20 बाइट का हेडर है और 1480 बाइट का असली डाटा है। इसे हमें एक 1576 बाइट्स एमटीयू वाले रास्ते से गुजारना है। तो सवाल ये आता है कि अभी इस रास्ते से कैसे गुजरेगा। सबसे पहले राउटर इसे 3 टुकड़ों में तोड़ेगा। फ्रेगमेंट 1 जिसमें 20 बाइट का आपका हेडर होगा, 556 बाइट का डाटा होगा, तो आपका टोटल कितना होगा, 576 बाइट। देखो एमटीयू कितना है, 576 बाइट, मतलब एक बार में 576 बाइट डाटा ही जा सकता है। तो पहला जो ये फ्रेगमेंट करेगा इसका, ये 576 बाइट का करेगा। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका 20 बाइट का हेडर हमेशा आपके डाटा के साथ मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार 20 बाइट का हेडर चला गया उसके बाद में हेडर जाएगा ही नहीं, सिर्फ डाटा जाएगा। हेडर हमेशा आपके डाटा के साथ मूव करेगा, यानी कि 576 बाइट के अंदर आपका हेडर भी होगा और आपका डाटा भी होगा, जो कि इस पैकेट के अभी और भी टुकड़े होने हैं, इसलिए यहाँ पर फ्लैग होगा MF1। MF1 का मतलब क्या होता है, मोर फ्रेगमेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्रेगमेंट 2 की। इसके साथ 20 बाइट का हेडर जाएगा और 556 बाइट का डाटा जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 576 बाइट। इसके साथ भी एक फ्लैग होगा MF1 का, क्योंकि इसके बाद एक और टुकड़ा बचा है। लास्ट में है फ्रेगमेंट 3 मतलब तीसरा टुकड़ा, तो इसके साथ भी 20 बाइट का हेडर जाएगा और 368 बाइट का डाटा जाएगा, क्योंकि डाटा इतना ही बचा है अभी। तो ये टोटल कितना हो गया, 388 बाइट्स। क्योंकि यह आखिरी टुकड़ा है इसलिए यहाँ फ्लैग होगा MF = 0। अब ये सारे टूटे हुए टुकड़े रिसीवर के पास पहुंचते हैं, तो वह इन्हें जोड़ने के लिए क्या नियम फॉलो करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वह सेम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू वाले सभी टुकड़ों को एक साथ ग्रुप करता है। मैंने आपको बताया था जिनकी सेम आईडी होती है उनको एक साथ लेता है पहले वो, फिर उनके फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू के हिसाब से उन्हें एक के बाद एक लाइन में लगाता है। मतलब पहले कौन सा टुकड़ा था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, तीसरे नंबर पे कौन सा था। वह उस ब्लॉक को ढूंढता है जहां MF = 0 लिखा हो, ताकि उसे पता चल सके कि एंड कहाँ पे है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था जब पहला टुकड़ा टूटा था तो वहाँ पे MF फ्लैग था 1, जब दूसरा टुकड़ा हुआ तो वहाँ पे MF फ्लैग था 1, और जब लास्ट टुकड़ा था तो वहाँ पे MF फ्लैग था 0। तो वो सबसे पहले MF = 0 वाले को ढूंढता है, ताकि उसको ये पता चल जाए कि ये लास्ट है। लास्ट रूल क्या बोलता है, पूरे पैकेट को दोबारा असेंबल करके ऊपर की लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देता है। हमेशा याद रखिए पहले टुकड़े का ऑफसेट हमेशा 0 होता है
उसके बाद वाले टुकड़े का ऑफसेट हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब बात करते हैं टीटीएल यानी टाइम टू लीव। इसका मुख्य काम पैकेट्स को नेटवर्क में हमेशा हमेशा के लिए घूमने से बचाना है, यानी इनफाइनाइट लूपिंग से बचाना होता है। अगर नेटवर्क में कोई गलत रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो पैकेट गोल गोल घूमता रहेगा और नेटवर्क को चोक कर देगा। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जब भी पैकेट किसी राउटर से गुजरता है, जिसे हम होप कहते हैं, तो वह राउटर इसकी टीटीएल वैल्यू में से 1 घटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सेंडर ने TTL = 64 करके भेजा, जब ये पहले राउटर पे गया तो इस राउटर ने क्या किया, इसके TTL में से 1 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया 63। जब ये दूसरे राउटर के ऊपर गया तो उस TTL में से 1 और माइनस हो गया, तो कितना बच गया 62। तो अभी आपका पैकेट यहाँ पे चलता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये पैकेट एक राउटर को रिसीव होगा जिसमें TTL वैल्यू होगी 1। वो राउटर क्या करेगा, इसमें से 1 माइनस कर देगा, तो यहाँ पे TTL हो गया 0 और पैकेट को ड्रॉप कर देगा। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि TTL क्या है। अब हम जानते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस पैकेट भेजते समय उसकी शुरुआती TTL वैल्यू क्या सेट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो पैकेट की बाय डिफॉल्ट TTL वैल्यू 64 होती है। अगर आप विंडो सिस्टम यूज करते हैं तो उसकी TTL वैल्यू बाय डिफॉल्ट 128 होती है। और अगर आप सिस्को राउटर यूज कर रहे हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट TTL वैल्यू 255 होगी। यहाँ आप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। पहला, ये जो वैल्यूज हैं ये बाइनरी नंबर्स हैं जो हार्डवेयर को पैकेट हैंडल करने का निर्देश देते हैं। दूसरा, IPv4 में TTL का मतलब कोई समय, मतलब सेकंड या मिली सेकंड नहीं होता, बल्कि यह शुद्ध रूप से हॉप काउंटर है, यानी पैकेट ने कितने राउटर्स पार किए। मैंने आपको बताया ना, जैसे वो एक राउटर को पार करता है तो उसकी TTL वैल्यू 1 कम हो जाती है, फिर वो दूसरे के पास जाता है, फिर 1 और कम हो जाती है। आइए अब एक बहुत ही मजेदार प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखते हैं। हम TTL की मदद से इंटरनेट पर किसी सर्वर की दूरी कैसे नाप सकते हैं। अब आप सिनेरियो को समझिए। मान लीजिए आप अपनी लिनक्स मशीन, जिसका बेस TTL 64 है, उससे आप गूगल के सर्वर को आप पिंग करते हैं। गूगल के सर्वर मतलब 8.8.8.8। तो अभी हमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिली, गूगल की तरफ से जो रिप्लाई पैकेट आया, स्क्रीन पर उसकी TTL वैल्यू दिखती है 52। अब देखो, हमने सेट किया था TTL वैल्यू 64, जब रिप्लाई आया तो TTL वैल्यू थी 52। जब 64 में से हमने 52 को घटाया तो हमारे पास रिजल्ट आया 12 हो। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल का सर्वर आपके कंप्यूटर से ठीक 12 राउटर की दूरी पर मौजूद है। मान लो आपने स्टार्टिंग में किया 64, जब ये दूसरे राउटर के पास पहुंचा तो 63, फिर तीसरे के पास पहुंचा 62, ऐसे ही पहुंचता गया और इसको 12 होप्स के बाद इसको गूगल का सर्वर मिल गया। तो जब गूगल के सर्वर ने जब रिप्लाई किया तो उसमें उसने क्या डाला, TTL 52 हो। वैसे कमाल का इंटरनेट फैक्ट ये भी है कि दुनिया का लगभग 90% ट्रैफिक सिर्फ 15 से 20 राउटर पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल फील्ड की। प्रोटोकॉल फील्ड का काम क्या है, इसका काम यह बताना है कि इस पैकेट के अंदर जो डाटा लोड है, यानी जो पेलोड है, उसे ऊपर की कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस करेगी। इसको एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझिए। हमारा IP लेयर सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। उसे सिर्फ पैकेट डिलीवर करना है, लेकिन उस पैकेट के डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि यह सामान किसका है। रिसीवर डिवाइस इस फील्ड को पढ़कर पैकेट को सही हायर लेयर प्रोटोकॉल को सौंप देता है। आप इस फ्लो एग्जांपल को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले पैकेट आया, IP लेयर ने देखा कि प्रोटोकॉल वैल्यू 6 लिखी है, वो तुरंत समझ जाएगा कि वैल्यू 6 का मतलब TCP होता है। वह सारा डाटा उठाकर सीधे TCP लेयर को फॉरवर्ड कर देगा, जहां से वो अपने टारगेट एप्लीकेशन जैसे HTTP पोर्ट 80 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडर चेकसम की। इसका मुख्य काम हमारे IPv4 हेडर को रास्ते में होने वाले किसी भी डाटा करप्शन या एरर से बचाना है। जब पैकेट एक नए नोड से दूसरे नोड पर जाता है तो अगर हवा में या तारों में कोई बिट चेंज हो जाए, यानी 0 का 1 हो जाए, 1 का 0 हो जाए, तो ये उसे डिटेक्ट कर लेता है और उस डैमेज पैकेट को वहीं पर नष्ट कर देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। इन दोनों की साइज 32 बिट्स की होती है। सोर्स IP एड्रेस सेंडर का पता होता है, यानी भेजने वाले का पता, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस रिसीवर का पता होता है, यानी पाने वाले का पता। अब हम पढ़ते हैं हेडर का आखिरी फील्ड, दैट इज ऑप्शन फील्ड। जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसकी साइज 0 बिट्स होगी, और अगर यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 320 बिट्स यानी 40 बाइट्स लंबा हो सकता है, जो हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। यह आमतौर पर बहुत ही कम यूज होता है, और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर हमारे IHL की वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि पैकेट में ऑप्शन फील्ड मौजूद है। चलिए दोस्तों, अब समय है हमारे टेस्ट का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट द इंटरनेट हेडर लेंथ यानी IHL फील्ड कैन रिप्रेजेंट इन एन IPv4 हेडर। IPv4 हेडर में इंटरनेट हेडर लेंथ यानी IHL फील्ड अधिकतम कितना मान प्रदर्शित कर सकती है। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर।
इसका सही जवाब है 60 बाइट्स। हमने पढ़ा था कि IHL फील्ड 4 बिट्स की होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 वर्ड्स हो सकती है, क्योंकि 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 into 4 means 60 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द DHCP फील्ड इन द IPv4 हेडर? IPv4 हेडर में DHCP फील्ड का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, मतलब उसका प्राइमरी काम क्या होता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है सी। आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। हमने DHCP को VIP पास की तरह समझा था, जो ट्रैफिक को कतार में प्राथमिकता देता है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ECN फील्ड इन एन IPv4 हेडर? IPv4 हेडर में ECN फील्ड का क्या काम होता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमने ट्रैफिक जाम यानी कंजेशन वाले टॉपिक में सीखा था कि ECN का मुख्य मकसद राउटर्स द्वारा पैकेट को बिना डिलीट किए एंड पॉइंट को जाम की चेतावनी देना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, इन IPv4 व्हाट डज द फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड इंडिकेट व्हेन ए पैकेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस? IPv4 में जब एक पैकेट को छोटे टुकड़ों में यानी फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है तो फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड क्या दर्शाती है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है डी। कैसे देखते हैं। हमने फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म में पढ़ा था कि ऑफसेट वैल्यू यह बताती है कि कोई टुकड़ा ओरिजिनल पैकेट में किस स्थान या पोजीशन पर था, ताकि रिसीवर उसे सही क्रम में दोबारा जोड़ सके। मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, इफ ए पैकेट्स IPv4 हेडर कंटेन ए वैल्यू ऑफ 6 इनसाइड इट्स प्रोटोकॉल फील्ड विच हायर लेयर प्रोटोकॉल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग द पेलोड। यदि किसी पैकेट की IPv4 हेडर के प्रोटोकॉल फील्ड में 6 वैल्यू है तो पेलोड यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सा हायर लेयर प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? Pause the video and find the correct answer. ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमने अभी अभी डाटा फ्लो वाले एग्जांपल में देखा था IP हेडर में प्रोटोकॉल नंबर 6 हमेशा TCP के लिए फिक्स होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 8 IPv4 हेडर यहाँ पूरी तरह समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हेडर का एक एक फील्ड और उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने डाउट्स कमेंट में पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।